वायुमंडल। इससे हर एक जो एग्ज़ाम होता है, प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं। जितने एग्ज़ाम होते हैं इससे क्वेश्चन रहते हैं। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। आप देखे होंगे भी, जो क्वेश्चन होते हैं देखे भी होंगे। चलिए, अब आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों लेकर के हम चल रहे हैं। दोनों में डाटा का क्या है, फ्लक्चुएशन है। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों लेकर के चल रहे हैं, डाटा का फ्लक्चुएशन है। अब आपको देखना है कि कौन सा लेकर के चले, लेकिन हम दोनों को बताते हुए चल रहे हैं। एनसीईआरटी में है कि 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या है, वायुमंडल फैला हुआ है। लेकिन आपके एससीईआरटी में जो है 1000 किलोमीटर तक, एससीईआरटी में जो आपको दिया हुआ है 1000 किलोमीटर तक क्या है, वायुमंडल फैला हुआ है। तो ओवरऑल आप देखते हैं कि 1000 से ओवरऑल देखते हैं आपकी 1000 से 1600 किलोमीटर तक। यानी आपके ऑप्शन में 1000 भी रहेगा तो मारिएगा, 1600 भी रहेगा तो मारिएगा। दोनों आपके ऑप्शन नहीं रहेंगे, समझ गया? ये आपके एससीईआरटी लिख तो दिए, एससीईआरटी 1000 और एनसीईआरटी 1600 लिख तो दिए। हाँ, डाटा में तो डिफरेंट है। दोनों ऑप्शन कैसे रहेगा ये हम ना बता रहे हैं। कहूँ टीचर तो एक ही लेके चल रहा है ना, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका फ्लक्चुएशन ना हो कि ये क्या होगा डाटा। तो यदि आपको दोनों मिला कर देगा तो 1000 से 1600 किलोमीटर कर देगा, यही ना करेगा, और क्या करेगा? आपको तो इधर और उधर लेकर के चलेगा नहीं, समझ गया? इसलिए आप ध्यान दें कि डाटा क्या है। अप्रोक्स हम डालेंगे कि 1600 किलोमीटर तक क्या है, वायुमंडल का क्षेत्र है। आइए, ये आपके पिक्चर दिए हुए हैं, ये आपके एनसीईआरटी के पिक्चर हैं। एनसीईआरटी बेसिक डाटा है, इसलिए एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं। और डाटा जो है एससीईआरटी में भी वही है, लेकिन ये पिक्चर द्वारा पिक्चराइज किया हुआ गया है। जो आपका 100% है, जो आपका 100% है, वो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन पार्ट है, नाइट्रोजन पार्ट है। लेकिन इसमें जो है आपके है जो दिया हुआ है कि 78.03% एससीईआरटी में दिया हुआ है नाइट्रोजन का। और ये सब अलग अलग है, ये आप देख लीजिएगा, एससीईआरटी का देंगे पीडीएफ, देख लीजिएगा। लेकिन अप्रोक्स ये 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 0.03% है। ऑर्गन क्या है, 0.93% है, और अन्य सभी में क्या है 0.004% है। क्लियर? ये आपके क्या है, परसेंटेज है। सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद आपके क्या है, ऑक्सीजन है, उसके बाद आपके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी आप छोड़ दीजिए, यही तीन मेन है। ऑर्गन भी है, तो यही 3 मेन है, यही 3 पर मेन पर प्रक्रिया होती है, समझ रहे हैं? ये आपके पिक्चर दर्शाया हुआ सब है। हम एटमॉस्फेयर बता रहे हैं, समझ गए? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का जो रेंज होता है 1600 किलोमीटर तक, 1000 से 1600 किलोमीटर तक। ये एससीईआरटी में डाटा दिया हुआ है जो लिखे हैं, और एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हुआ है जो लिखे हैं, समझिए। ये आपके क्या ऑप्शन आएंगे तो समझ लीजिए इतना कि 1000 से 1600 किलोमीटर तक क्या होगा, वायुमंडल होगा। वायुमंडल का संगठन क्या है, अब इसमें हम बता रहे थे कौन कौन सी है। ये नाइट्रोजन है, आपके ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, अन्य सभी है। तो नाइट्रोजन में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इधर 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 बोर्ड देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं, आप गलती करके चले आते हैं। ये आप जितना एटमॉस्फेयर वायुमंडल छोटा समझ रहे हैं ना, उतना ही टफ है। क्वेश्चन जब आएगा तो आप फेंका जाइएगा। अब
अब जो ये होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? तो नाइट्रोजन दोनों के लिए आवश्यक है। दोनों मतलब कहने का मतलब क्या है? जीव जंतु और पेड़ पौधे। अब जो जीव जंतु जो है और पेड़ पौधे है, तो जीव जंतु क्या लेगा? नाइट्रोजन डायरेक्ट लेगा, शोषण के द्वारा लेगा, डायरेक्ट लेगा। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करता है? इनडायरेक्ट लेता है। लेकिन नाइट्रोजन दोनों को जरूरी है। यदि नाइट्रोजन नहीं होता पृथ्वी पे तो क्या होता? आपके क्वेश्चन बचपन में पढ़ते होंगे, पाँचवा छठा में पढ़ते होंगे, छठा का ही ये चीज़ है, सातवां का ही ये चीज़ है। तो आप जो पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन यदि नहीं होता वायुमंडल में तो क्या होता? यहाँ ऑक्सीजन देख रहे हैं। ऑक्सीजन क्या है? दहनशील पदार्थ है ना? क्या दहनशील एलिमेंट है कि नहीं? तो ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन ऐसे रहे तो क्या होगा? आग लग जाएगा। अब ये इसको रोकने के लिए क्या करता है? नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन जो रहता है बैलेंसिंग पोजीशन लाने के लिए रहता है, इसलिए नाइट्रोजन का बहुत बड़ी भूमिका है। अब पढ़िए, यहाँ पर हम लिखे हैं नाइट्रोजन क्या है? 78% लिखे हैं। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए जरूरी है। सही बात है। मनुष्य में प्रत्यक्ष रूप में वायु से लेता है। मनुष्य क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप में, एक मिनट, मनुष्य क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप में वायु से लेता है। क्या लेता है? नाइट्रोजन लेता है। आइए, पेड़ पौधे क्या होते हैं? अभी बताया, इनडायरेक्ट रूप से वायु से लेता है। इनडायरेक्ट रूप में क्या रहेंगे? आपके सॉइल रहेंगे और बैक्टीरिया। और क्या होंगे? बैक्टीरिया। क्लियर हुआ? आइए, ऑक्सीजन क्या है? 21% है। आपके कहाँ डेटा रहेंगे? आपके कहीं डेटा रहेंगे 20.7%। यदि उधर 3 किए हैं तो इधर हो जाएगा, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं। लेकिन अप्रोक्स क्या दीजिएगा? 21 से ही रहता ही है डाटा। मनुष्य और पेड़ पौधे दोनों लेते हैं ये ऑक्सीजन। क्या करते हैं? दोनों लेते हैं। रियल में दोनों लेते हैं। एक रात में लेता है, एक दिन में लेता है। लेकिन कैसे कम्बिनेशन होता है जो देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड ये बेचारा बहुत कम है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत अल्टर है। समझ गया? ये आपको क्या करता है? लाइफ देता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो आपके जीने में बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड करती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है 0.03% है। क्लियर? 0.03% ये करती क्या है? CO2 पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। ये आती है कहाँ से? ऊपर से। ऊपर यानी सूरज की रोशनी से आती है विकिरण, और ये क्या करती है? पृथ्वी पर ऊष्मा ये बिखरती है, टूटती है। जब टूटती है तो क्या करती है? ऊष्मा छोड़ती है। और ऊष्मा जब छोड़ती है तो कौन ऑब्जर्व करती है? ये CO2 क्या कर लेती है? उसको ऑब्जर्व कर लेती है। अब ऑब्जर्व होता है। ग्रहण मीन्स एक्सेप्ट मीन्स ग्रहण होता है। समझे? अवशोषण अभी पानी गिराइएगा, गर्मी है, ये क्या किया? अवशोषित कर लिया। हम जो आपको सिखा रहे हैं अवशोषित नहीं कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। क्लियर? पहला क्या देखें? CO2 क्या करती है? ऊष्मा को अवशोषित करती है। CO2 और O2 को बैलेंस करते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु, जबकि इम्बैलेंस करते हैं कोयला और खनिज। अब ये बैलेंस और इम्बैलेंस कैसे करते हैं? ये बैलेंस और इम्बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस करने में हम क्या बताएं? एनिमल एंड प्लांट। अब एनिमल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन क्या चाहिए? रिस्पायरेशन में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। रिस्पायरेशन में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ओके, अब ये ऑक्सीजन इधर ध्यान दीजिए। जब ये लेगा तो रात दिन चाहिए,
रात दिन चाहिए ना कि दिन में चाहिए? रात दिन चाहिए। यानी विदाउट रिस्पायरेशन सर्वाइव करेगा? विदाउट रिस्पायरेशन मैन नो सर्वाइव। क्या होगा? मैन क्या करेगा? सर्वाइव नहीं करेगा। अब ये क्या होता है? प्लांट का केस क्या होता है? प्लांट दिन में नाइट्रोजन का यहाँ काम नहीं होता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का काम होता है। नाइट्रोजन की हिस्सा खत्म हो गई, समझ गया? नाइट्रोजन जब भी प्लांट लेगा इनडायरेक्ट रूप में लेगा। इनडायरेक्ट रूप कहाँ से लेगा? मिट्टी से लेगा और आपके बैक्टीरिया से लेगा। तो पेड़ पौधे का हिस्सा खत्म हो गया नाइट्रोजन के केस में। और मानव के केस में क्या है? डायरेक्ट शोषण के द्वारा ले रहा है, समझ गया? अब यहाँ हम बता रहे हैं कि प्लांट क्या करेगा, किस तरह से CO2 और O2, यानी दिन में क्या करता है? दिन में क्या करता है? CO2 लेता है, CO2 लेगा ना। दिन में क्या करता है? CO2 एक्सेप्ट करता है और दिन में, डे में, और नाइट में क्या करता है? नाइट में क्या करता है? CO2 रिजेक्ट करता है। समझ गया? क्लियर? समझ गया? आपको दिक्कत हो रही है कुछ? नहीं। अब यहाँ पर क्या करता है कि आप दिन के समय ये बैलेंस कैसे करेगा? आप दिन के समय ये आपका CO2 एक्सेप्ट करेगा तो O2 क्या करेगा? O2 क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्लियर? O2 यहाँ CO2 एक्सेप्ट करेगा तो O2 क्या करेगा? रिलीज करेगा। और यहाँ पर क्या करेगा? हम कह रहे हैं कि दिन का केस ले रहे हैं। एक केस यहाँ खत्म हो गया, देखिए डे में हम ले रहे हैं। डे में जो कॉम्बिनेशन हुआ, एक कॉम्बिनेशन को देखिए। डे में जो कॉम्बिनेशन हुआ मैन और प्लांट के बीच, मैन क्या करेगा? O2 क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और CO2 क्या करेगा? रिलीज करेगा। और CO2 रिलीज करेगा, प्लांट क्या करेगा? प्लांट इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा? O2 को क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्लियर? O2 को क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्लियर हुआ? यही केस जो चलता है, एक क्या करता है? बैलेंस पोजीशन लाता है। एक केस क्या करता है? बैलेंस पोजीशन लाता है। ये आपका केस क्या हुआ? बैलेंस। इसलिए कहा जाता है कि दिन में जो होता है पेड़ पौधे के नज़दीक बैठना चाहिए, बढ़िया से रेस्ट करना चाहिए, लेकिन रात में रेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, समझ गए? और कार्बन डाइऑक्साइड हाँ हंस रही हैं, जो सही बात है, भूत आ जाता है। तो ये भूत नहीं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है आपको शरीर में, ये आप पॉइजन का काम करता है। ऐसे भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके इतना इक्वेशन बता रहे हैं जो समझिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेते हैं तो मैन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? मैन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड यदि डायरेक्ट फॉर्म में आप ले रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्म में यानी इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के साथ मर्ज कर जाएगा और क्या बना देगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप टायर्ड महसूस कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? टायर्ड महसूस कीजिएगा, पूरा थका थका महसूस कीजिएगा, समझे? इसलिए पेड़ पौधा के नज़दीक रात में नहीं सोइए, भूत मूंगा चुड़ैल सब आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर? जिंदगी साइंस ही है, लाइफ साइंस है। आप नहीं जानते हैं तो एक किस चीज़ में चल जाते हैं कि भूत मूंगा चुड़ैल ये कर दिया वो कर दिया, थोड़ा नज़र दोष में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपकी माइंड निगेटिव होती है, तब आप चल जाते हैं चुड़ैल और भूत मूंगा में चले जाते हैं। आप माइंड पॉजिटिव होती है तो जाते हैं साइंस में। अब सब लोग कहते हैं मैडम हमको इतने
गाली देते हैं। तो नई जानकारी है तब ना। यदि आप पॉजिटिव रहिएगा तो कितना भी आपको हर एक पर प्रभाव डालता है। यदि आप विपरीत परिस्थिति, आप ज़्यादा काम कीजिएगा तो विपरीत परिस्थिति होगा ना, तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। आप सोच लिए कि 100% उसको हम सफल करके रहेंगे। जैसे हमने सोचा कि 100% ऑनलाइन सिस्टम को हम सफल करके रहेंगे, रात दिन एक हो जाए तो हो जाए, मतलब रात को सोना भी नहीं पड़े तो हो जाए, लेकिन करके रहेंगे। तो जब ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, एडवर्स कंडीशन आएगा ही आएगा। बाहर के लोग सताएंगे ही सताएंगे कि चलो ये पहली बात यहाँ हो जाता है, फेमिनिस्ट की बात उठ जाती है। एक बार जान लीजिए, ये सबसे बड़ा, आप आगे बढ़िएगा तो फेमिनिस्ट की बात उठेगी और वहाँ पर आप महसूस कीजिएगा कि शायद हम फीमेल हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो नहीं, आपका स्ट्रेंथ रहेगा, फीमेल रही है या मेल रही है, आपका स्ट्रेंथ रहेगा तो आप कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ पर ना कहा गया है ना कि नारी जन्म नहीं लेती है, नारी बना दिया जाता है। जब आप जन्म लेते हैं तो सेक्स के रूप में लेते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई के रूप में लेते हैं, लेकिन जब सोसाइटी में आते हैं तो एक्स जो होती है नारी बन जाती है, बना दिया जाता है, बनता नहीं है। तो ये बात को हमेशा समझिए। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर हम पढ़ रहे थे CO2 और O2 को बैलेंस करते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। कौन करते हैं बैलेंस? पेड़ पौधे और जीव जंतु। अभी हमने उसको समझाया। जबकि इम्बैलेंस करते हैं कोयला और खनिज तेल। खजीन है, खनिज यहाँ पर होगा, खनिज टाइप में गड़बड़ हो जाता है। खनिज तेल कैसे इम्बैलेंस करता है? आप ज़्यादा पेट्रोल जलाते हैं या आप ज़्यादा कोयला, जीवाश्म कोयला ज़्यादा आप ईंधन के रूप में जलाते हैं तो ये क्या करेगा? निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब ये निकलेगा तो क्या करेगा? आपके वायुमंडल में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो हीट का ऑब्जर्प्शन ज़्यादा करेगा, हीट का ऑब्जर्प्शन ज़्यादा करेगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगा। इससे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ेगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा। यही केस अब देखने को मिल रहा है। इससे क्वेश्चन आपके 100% रहते हैं। एक क्वेश्चन BPSC में या किसी अन्य एग्जाम में एक क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस से रहता है। यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? CO2 को कहते हैं। सबसे ज़्यादा CO2 होता है, उसके बाद CH4 होता है, उसके बाद नाइट्रोजन के जितने सारे होते हैं जो होता है, उसके बाद सल्फर होता है, ये सब होता है। बताएंगे एक दिन, ग्रीन साइंस में बताएंगे, यानी इन्वायरमेंट में बताएंगे ये चीज़, लेकिन यहाँ पर आया इसलिए हम बता रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या गैस, ग्रीन हाउस गैस इसलिए लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रहने के कारण लिखा है। अब हम ग्रीन हाउस प्रभाव को देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यानी जो आपके सूरज की रोशनी आ रही है, कहाँ? पृथ्वी पर, अर्थ पर आ रही है, तो ये क्या करेगा? ये आपका इस पर आएगा तो ये क्या करेगा? टूट कर करके ये किरण टूटती है, समझ गए? ये वेवलेंथ क्या होता है? जो आपके हाई वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ जो होता है, शॉर्ट वेवलेंथ में टूटता है। आगे आएंगे बताएंगे। शॉर्ट वेवलेंथ में टूटता है तो यहाँ पर से क्या निकलती है? हीट निकलती है। और जो हीट यहाँ पर CO2 की मात्रा वायुमंडल में रहती है, एटमॉस्फेयर में जो CO2 की मात्रा रहती है वो क्या करती है? इस हीट को क्या करेगी? ऑब्जर्व कर लेगी ना? नहीं समझे मैडम? आइए, ये आपके वायुमंडल है, ये आपके सूरज हैं, वायुमंडल से बहुत कोसों दूर है। अब कुछ भी है वो सब पूछेगा नहीं, वो सब यादों नहीं रखना है। जो प्रोसेस है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। आप चुटकी वाले स्टूडेंट हैं, चुटकी वाले मतलब PRT स्टूडेंट हैं, तो बस जो जहाँ पूछा जा रहा है वहाँ पे दिमाग लगा लीजिए। कहता है कि 2 अरबवां भाग ही आता है पृथ्वी पे
आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसलिए उस पर टकल हम करते ही नहीं हैं। आइए, ये आपके क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पर क्या है, अर्थ है, अर्थ है। अब ये अर्थ है, ये क्या हुआ, यहाँ से आपके पृथ्वी से टकराया, टूट करके क्या हुआ, ऊपर गया। ये आपके क्या होंगे, लॉन्ग वेवलेंथ होंगे, रेडिएशन में पढ़ाएंगे। लॉन्ग वेवलेंथ होंगे जो आपके शॉर्ट वेवलेंथ में टूट जाएंगे, समझे। अब ये जो टूटते हैं, तो आपने CO2 को यूज किया, आपने क्या किया, CO2 यूज किया, CO2 यूज किया, सॉरी CO2 यूज नहीं किया, जो CO2 से उत्सर्जित पदार्थ है उसको आपने यूज किया। CO2 से उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या है, पदार्थ कौन कौन से हैं जो CO2 निकालता है, कौन कौन से हैं, आपके खनिज तेल, कोयला, और क्या है, मोटर गाड़ी तो ही गया, और क्या है, और फ्रिज जो यूज करते हैं, और क्या है, परफ्यूम, बहुत सारा चीज़ है। एरोसोल इसमें रहता है, परफ्यूम में एरोसोल रहता है, बहुत सारा है। जो आप यूज करते हैं वो क्या होता है, CO2 रिलीज करता है। CO2 कहाँ रह जाता है, यहाँ रह जाता है, वायुमंडल में रह जाता है। ये क्या करेगा, CO2 क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। यानी यहाँ तक क्या है, हीट क्या है, ऑब्जर्व है, यहाँ तक क्या है, हीट ऑब्जर्व है। ये आपका क्या है, एक परत बन गया, एक परत बन गया ना, हीट ऑब्जर्व कर करके। यानी इतना गर्मी पड़ रहा है, किसके कारण, आप ही के कारण पड़ रहा है, क्योंकि आपने CO2 को बहुत उत्सर्जित कर दिया। अब ये जो जाना चाहिए ऊपर, तो एक मोटी लेयर बैठा हुआ है, उसको क्या कर रहा है, पकड़ ले रहा है, अपने घर में ढुका रहा है कि चलो अपने घर में चलो, हम हैं ना, बढ़िया घर बनाए, चलो चलो, घुसा ले रहा है। अब घुसा ले रहा है तो क्या हुआ, हीट ज़्यादा हो गया, आपके पृथ्वी पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो इससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होंगे। यानी कहने का, ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब क्या है, भूमंडलीय तापन, यानी भूमंडल का तापन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलेंगे। आपका जो गंगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है गंगा का जल स्तर, जबकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है समुद्र के किनारे जो हैं, गंगा का जल स्तर इसलिए दिया हुआ है कि एनसीईआरटी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है, इसलिए एग्जाम्पल यहीं का दिया गया है। लेकिन एनसीईआरटी पूरे इंडिया का परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है, तो दिया गया है कि समुद्र के किनारे जितने सारे जो राज्य बसे हुए हैं वो क्या समाये जा रहे हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक द्वारका, गुजरात में द्वारका जो है वो क्या हुआ, समुद्र में समा गया है। किसी समय द्वारका समझते हैं, द्वारका श्री कृष्ण जी का नगरी हुआ करता था, और आज के दौर में द्वारका है शहर, लेकिन बहुत ज़्यादा डूब चुका है, इसलिए वहाँ हम सिर्फ क्या देखते हैं कि द्वारका शहर का अवशेष ही देखते हैं, पूरी तरह से हम नहीं देखते हैं। इसी तरह से कल के डेट में जितने सारे आपके समुद्र के किनारे जो राज्य बसे हुए हैं, तो देखिएगा कि धीरे धीरे डूब जाएगा। ये किसकी करनी है, मानव की ही करनी है, क्योंकि बहुत सारे जो CO2 उत्सर्जित सब्सटेंस है उसको यूज कर रहे हैं। ये भौतिक कारण है, भौतिक परिप्रेक्ष्य में लोग जीना चाहते हैं। आज AC लगा रहे हैं, मान लिया हमने AC के जो है सारे रिलीज होते हैं गैस, उसको बदल दिया, लेकिन नेचर कहाँ से बदल दीजिएगा, ये तो रिलीज होगा ही कुछ ना कुछ, इसलिए दिक्कत तो आएगी ही आएगी। आइए, इसको समझ गया ना, यही वहाँ पर हम लिखे हैं, यही बात हम यहाँ पर लिखे हैं। चलिए, ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को क्या करती है, पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है।
कौन प्रभाव करती है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन है? CO2। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्लियर? ठंडे प्रदेशों में, अब ये जो है आपके, ये जो है ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। अब यहाँ पर जो है ठंड प्रदेश, यहाँ पर क्या है? ठंड प्रदेश है, 0 डिग्री। 0 डिग्री ये ठंड प्रदेश है, यानी कोल्ड रीजन वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तापमान का क्या रहेगा? अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं परंतु बाहर नहीं निकल पाती। ये क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस कहलाता है। इस प्रकार उस घर का तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जी और उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, ग्रीन हाउस सॉरी ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बता रहा है। ये कहाँ से लिया गया है? ये आपको ठंडे प्रदेशों में एक प्रक्रिया चलती है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस घर, ये घर है, ये कहाँ पाया जाता है? कोल्ड रीजन में। किस लिए ये बनाया जाता है? सब्जी उत्पादन, सब्जी फल उत्पादन में। समझ गया? ये ठंडे प्रदेशों में क्या करता है? एक प्लास्टिक या शीशा का क्या होता है? कवर किया हुआ। अभी भी आप जाते होंगे बख्तियारपुर वाले रोड में तो पूसा का है एग्रीकल्चर लैंड, इसमें इस तरह की खेती की जाती है। हाँ, ग्रीन का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है इसलिए रहता है। हाँ, ये पढ़ाएंगे वो यहाँ पर कलर जहाँ पर पढ़ना रहता है ना। अब इस समय नहीं पढ़ना है इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। आपके BPS UPSC में एकदम से डिटेल है तो वहाँ पर ये सब बात नहीं पढ़ाना है तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक मोटा मोटी बता दे रहे हैं। ये आपके पृथ्वी पर जो है ये कहाँ कोल्ड रीजन में ऐसा करता है? क्या करता है? एक प्लास्टिक और शीशा का जो घर बना लेता है। यहाँ जो सूर्य की रोशनी है वो क्या कर रहा है? यहाँ आ रहा है लेकिन लौट करके नहीं जा रहा है। ये ठंडे प्रदेशों की बात बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग में एक कौन काम कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है ना। हम लोग जिस रीजन में हैं वहाँ एक कौन काम कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। वो ऊपर जाने नहीं दे रहा है, लौट करके नहीं जाने दे रहा है। यदि लौट करके जाने दे देता तो आज रात को जो गर्मी लगती है वो ठंड रहती। पहले आप देखे होंगे, बचपन में आप देखे होंगे कि दिन में गर्मी रहती होगी तो रात में ठंड जरूर लगती होगी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इधर 3-4 रोज पहले जो निकाला न्यूज़ निकाला कि दिन से ज़्यादा रात का तपन रहेगा, रात में भी लू चलेंगे। तो ये चलने का कारण क्या हुआ? ये चलने का कारण ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है आपके वायुमंडल में, वो हीट का ऑब्जर्वेशन कर लिया है, इसलिए वो अपना बैलेंस रखेगा। तो ये चलिए, ये आपके तो ये क्या हुआ? आया लेकिन बाहर नहीं गया। ये क्या हुआ? बाहर नहीं गया। अब ये टेम्परेचर क्या हो गया? यही रह गया। और यहाँ क्या आपका जो सब्जी है और फल है वो क्या हो गया? उत्पादित हो गया। यही चीज वहां पर क्या बता रहे हैं। क्लियर? आइए, हमने उसको देख लिया। वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं।
वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, ये तो आप समझ लिए। ग्रीन हाउस गैस में कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो 60 से 70% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद मीथेन गैस है, उसके बाद नाइट्रोजन के गैस हैं, उसके बाद सल्फर के गैस हैं। यही क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। क्लियर। अब आइए भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? अभी आपने देखा कि ग्रीन हाउस जो गैस है वो क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर का प्रभाव किस पर पड़ेगा, आपके पृथ्वी पर यानी स्थल मंडल पे पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा क्या है, जलमंडल है। अब स्थल मंडल में भी, जलमंडल पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन स्थल मंडल में जो ग्लेशियर हैं, जल भी कितने भाग में है, जल आपके जो है सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है, समझ गए, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर रूप में है। ग्लेशियर रूप में कहाँ है, आप देखिए ऊपर भी देखिए ग्लेशियर है, नीचे भी देखिए ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर क्या करेगा, जो ताप पड़ेगा वो क्या करेगा, ग्लेशियर टूटेगा, और टूट करके जो समुद्र है, यानी आपके ये उत्तरी अमेरिका है, ये आपके क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, ये आपके क्या है, यूरोप है, ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, अफ्रीका है, और फिर ये आपके एशिया है, ये आपके क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ये आपके जो है वो क्या होते हैं, ये आपके क्या है, अटलांटिक है, ये आपके अटलांटिक है, ये आपके क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ये क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ये आपके क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ये आपके क्या है, अटलांटिक ओशियन है। क्लियर। ये ग्राफ भी क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस ग्राफ को हम इस रूप में देखेंगे। यदि आप पूरे हम पढ़ा चुके हैं, उस दिन आपको पिक्चर दिखाए होंगे, घर जाके पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, हाँ मैप पढ़े हैं, तो मैप पढ़े होंगे, तो मैप में देखे होंगे कि ये क्या है, आपके उत्तरी अमेरिका, ये आपके क्या है, दक्षिणी अमेरिका, ये आपके क्या है, अटलांटिक ओशियन है, और ये आपके क्या है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन के बाद क्या है आपके, ये आपके क्या है, यूरोप है, और ये आपके क्या है, अफ्रीका है। क्लियर है ना। फिर इधर आपके क्या है, ये आपके क्या है, एशिया है, और ये आपके क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपके क्या है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। ऊपर क्या है, अंटार्कटिका है, ये सॉरी आर्कटिक है, सॉरी आर्कटिक ओशियन है, और नीचे क्या है, अंटार्कटिका। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ ठंड प्रदेश पूरा है, यानी पूरा ग्लेशियर है। यहाँ देखिए ग्लेशियर पूरा है। अब ये जोन ग्लेशियर है, यानी आपके कहने का मतलब हुआ कि 60 डिग्री के बाद 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, यानी जैसे जैसे शीतोष्ण के बाद ध्रुवीय प्रदेश में इंटर करता है, वैसे वैसे क्या होता है, बर्फ रहता है। तो ये सब जो भूतापन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो कहाँ पर इफेक्ट डालेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो यही सब पर इफेक्ट डालेगा ना। इफेक्ट डालेगा तो बड़ा बड़ा ग्लेशियर टूट करके क्या आएगा, अटलांटिक ओशियन में बड़ा बड़ा ग्लेशियर जो अंटार्कटिका का है टूट करके क्या आ जाएगा, पैसिफिक ओशियन में और अटलांटिक ओशियन में आ जाएगा। इस तरह से जो आपका यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है, यहाँ पर क्या हिंद ओशियन है, तो हिंद ओशियन तो कम प्रभावित होगा, लेकिन ये दो जो है आपके बहुत प्रभावित हो जाएगा ना, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना।
ये भी है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, लेकिन यहाँ भी बढ़ेंगे तो यहाँ जल स्तर बढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे, भारत को घेर लेगा ना। तो भारत को जब घेर लेगा तो भारत का जो अवस्थिति है, यहाँ पर भारत की जो अवस्थिति है, ये प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपीय के द्वीप है कहते हैं ना। तो ये इंडिया है, इंडिया प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, यानी 3 स्थल जल से घिरा हुआ और एक स्थल क्या है, एक भाग क्या है स्थल से जुड़ा हुआ है, सॉरी 3 भाग क्या है जल से घिरा हुआ है और एक भाग क्या है स्थल से घिरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। अब यहाँ जो इंडिया है, इंडिया का जितना सारा तटीय प्रदेश है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि गंगा का जो जल स्तर है बढ़ रहा है धीरे धीरे। जितने गंगा जी के किनारे हैं जो स्टेट, वो क्या होंगे, समा जाएंगे। उसी तरह से एनसीईआरटी में देखिएगा कि जितने सारे आपके इंडिया के किनारे हैं वो सारे राज्य क्या हो जाएंगे, इसमें समा जाएंगे। एक एग्जाम्पल दिए, द्वारका का दिए। भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं वो आप जानते ही होंगे। पृथ्वी पर कल कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में CO2 स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर, अब कोई डाउट नहीं है। जिससे पृथ्वी पर निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला जो प्रभाव है, पृथ्वी के सबसे ठंड प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। आइए, जिससे तटीय क्षेत्रों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। क्लियर। दूसरा है दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु क्या हो जाएंगे, लुप्त हो सकते हैं। ये आप शॉर्ट ड्यूरेशन में देखें कि ऐसा प्रभाव छोड़ता है, लेकिन जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन में देखेंगे तो क्या होगा, समा जाएगा और जितने सारे पौधे हैं, पशु हैं, वो क्या हो जाएंगे, उस जल में डूब जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। हाँ, गंगा किससे जुड़ा हुआ है, गंगा किससे जुड़ा हुआ है, हाँ तो समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो आपके तरफ नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। जल स्तर बढ़ेगा तो ढकेलेगा ही ना, पानी का जितना लेवल है वो ढकेलेगा ही ढकेलेगा। तो धीरे धीरे तो आपके जहाँ जो हैं गंगा के किनारे जो भी शहर हैं वो धीरे धीरे क्या जाएगा, डूबते चला जाएगा। आप देखती भी हैं आज जितना दीघा का क्षेत्र बना है वो अतिक्रमण करके बन गया है, लेकिन जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो क्या होता है, पूरे गांव को डुबा ले करके चला जाता है। अब आ रहा है ये 2 महीना क्या, 1 महीना में त्राहिमाम हो जाता है। बाढ़ का लेवल, बाढ़ आया है, बाढ़ स्तर बढ़ गया है, जल का लेवल बढ़ गया है। हाँ तो उत्तरी बिहार तो पूरा उसी में बसा हुआ है, तो इसलिए तो वो डूब ही जाएगा। पहले भी डूबता था, लेकिन आज ज़्यादा अतिक्रमण हो गया है तो दूर तक डूबता है, पहले कम रेंज में डूबता था। बचपन में हाजीपुर वगैरह हम लोग जाते थे तो देखते थे कि बहुत जो होता था केला का पेड़ लगा हुआ रहता था बहुत दूर दूर तक, लेकिन आज हम जाते हैं तो देखते हैं कि कहूँ केला नज़र ही नहीं आता है। तो क्या नज़र आता है कि वहाँ बड़ा बड़ा पुल बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, सारे ख़त्म हो गए हैं। आज के दिन में देखते हैं बाढ़ जाते होंगे तो बाढ़ से नाव को लेकर के उस साइड जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो बालू का टीला है वहाँ पर जाकर एंजॉय कर रहे हैं। यानी एक आपको जो टीला मिलता है, पढ़ाएंगे बिहार जब पढ़ाएंगे ना ज्योग्राफी, उसमें बताएंगे। तो ये सम जो पहले नहीं मिलता था उतना, लेकिन अब के दौर में मिल रहा है। तो यही है, धीरे धीरे क्या होगा, उत्तरी बिहार है वो ज़्यादा डूबेगा, पूरी तरह से एक समय आएगा डूब जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण हो गया है, पानी का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दक्षिणी बिहार है जो स्थिर है, दक्षिणी बिहार तो डूबेगा, कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि ये स्थिर है,
गंगा ही उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को क्या करती है, अलग करती है। समझ गए। पटना यानी फतुआ से इधर जितना होता है जो क्या हो जाता है आपके दक्षिणी बिहार हो जाता है, फतुआ का उधर जितना होता है वो क्या हो जाता है, उत्तरी बिहार हो जाता है। समझे। आइए अब वायुमंडल की संरचना हम देखेंगे। इतना तक हमने समझ गए, समझ लिए ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखें, ग्लोबल वार्मिंग देखें, आपके नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ें, ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ें, ये सब पढ़ें। कौन क्या काम करता है उसके बारे में पढ़ें। सबसे ज़्यादा जो मेन भूमिका में है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा मेन भूमिका में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.03% है, लेकिन तबाही मचा रहा है। अभी तो इतना तबाही मचा रहा है कि ऐसे भी चलाओ तो लगे गर्मी है, तो आप मुँह झौसा जाता है। इसलिए वायुमंडल की संरचना को हम देखेंगे। वायुमंडल की संरचना से भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। अभी तक ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये आपका बेसिक है ज्योग्राफी का, यहाँ से आपके क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे ना चाहने पर भी। उसको बढ़िया से आप समझिएगा। जो नहीं आए हैं उनका तो गया, कम से कम 4-5 क्वेश्चन गया, और जो आए हैं उनके लिए सही है। PDF भेज भी देंगे तब पर भी नहीं समझ में आएगा। आइए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में यानी 5 लेयर में क्या होता है, विभक्त रहता है, विभाजित रहता है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, कौन कौन रहता है, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, वायुमंडल होता है, और क्या होता है, बहिर्मंडल होता है। ये आप याद रखिएगा। कोई स्टूडेंट वायुमंडल को ही बहिर्मंडल मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ ये पिक्चर बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर हम देखेंगे। दिखाई पड़ रहा है ना, ऑनलाइन लाइव में नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो नहीं दिखाई पड़ रहा है तो पिक्चर जाएगा तो समझ लीजिएगा। ये आपका क्या है, क्षोभ मंडल है। ये आपका क्या है, नीचे वाला लेयर क्या है, क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल की जो स्थिति होती है, यानी ट्रोपोस्फेयर की जो क्षोभ मंडल की जो स्थिति है, यानी ट्रोपोस्फेयर की जो स्थिति है, ये क्या है, ध्रुव पे और क्या है, विषुवत रेखा पे। ध्रुव पर और विषुवत रेखा पे दोनों वैरी करता है। यहाँ हम लिखाए हैं कि ध्रुव पर कितना होता है, 8 किलोमीटर होता है। ध्रुव पर कितना होता है, 8 किलोमीटर होता है। यानी ध्रुव पर कितना होता है, 8 किलोमीटर होता है, और विषुवत रेखा पर कितना होता है, 18 किलोमीटर होता है। दोनों जोड़ दीजिए, 18 8 कितना हो जाएगा, 26 किलोमीटर होंगे। 26 किलोमीटर होता है, तो औसत कितना हो जाएगा, आपके औसत पूछेगा तो 13 आ जाएगा। 13 किलोमीटर औसत होगा। क्लियर। 8 किलोमीटर कितना कहाँ पर होता है, ध्रुव पर होता है। 18 किलोमीटर कितना कहाँ होता है, विषुवत रेखा पे होता है। आपके औसत पूछे जाएंगे तो कितना होगा, 13 किलोमीटर। यही बात हम लिखे हैं, औसत विस्तार कितना होता है, 13 किलोमीटर होता है। अब क्षोभ मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल में ही माउंट एवरेस्ट को दर्शाए हैं, क्षोभ मंडल में ही होता है। अब ये समझिए कि यहाँ क्षोभ मंडल की क्या क्या विशेषता है। वर्षा होगा, कुहासा होगा, कोहरा होगा, ओला पड़ेगा, मौसमी हलचल होगा, सब क्या होगा, यही होगा, क्षोभ मंडल पे ही होगा। समझ गए। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में क्या आती है, भिन्नता आती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु घनत्व क्या है, अलग अलग होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु घनत्व क्या होता है, कमता जाता है, कमी होती जाती है। क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। ए टेम्परेचर लैप्स रेट, टेम्परेचर लैप्स रेट से क्वेश्चन आता है। टेम्परेचर लैप्स रेट कहाँ पाया जाता है, ये ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाएगा, ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाएगा। टेम्परेचर लैप्स रेट किसे कहते हैं, कहता है कि 165 मीटर हम जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 165 मीटर जाएंगे
तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, घट जाएगा। ये आपका ताप विलोपन, ताप ह्रास, टेम्परेचर लैप्स रेट हम कहते हैं इसको, समझ गए। यदि हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना घटेगा, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गए। हाँ तो होता ही है, था ऊपर जाएंगे, ये इसलिए ऐसा होता है। इसका कहने का मतलब होता है कि गर्म होकर के वायु ऊपर जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नीचे है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो नीचे से ज़्यादा सफोकेशन ऊपर ही लगेगा, समझ गए। ये आपके ज्योग्राफी में पढ़ना है, इसलिए आपके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए दे रहे हैं, समझे। यहाँ जैसे जैसे ऊपर रहेगा तो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो यदि ऐसा है तो दिक्कत है ना। तो ये आपका पढ़ना है जो हम पढ़ा रहे हैं। 165 मीटर पे कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, घटता है, और 1 किलोमीटर पर क्या है, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नीचे की बात नहीं बोल रहे हैं, हम ऊपर की बात बोल रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर की वायुमंडल की बात बोल रहे हैं। अब कन्फ्यूजन नहीं हो जाइएगा। वायु घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पर रहता है, समुद्री तट पर, यानी समुद्र तल पर, तट पर नहीं, समुद्र तल पर रहता है, समुद्र तल पर, सी लेवल पे रहता है, सी लेवल पे रहता है। वायु घनत्व क्या रहता है, समुद्र तल पर रहता है। हम देखेंगे समताप मंडल को, देखेंगे समताप मंडल में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, इसमें कहाँ क्या रहेगा, शांत वातावरण रहेगा, समताप है। ये समताप कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम देखें, इसमें हम देखें क्या कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं इस जोन में हम क्या देखें, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये क्या है, ताप घटते जा रहा है, ताप घटते जा रहा है। क्षोभ मंडल में हम क्या देखें, ताप क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री वो छोड़ दीजिए, जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझिए। ये आपका क्या है, ताप घटते जा रहा है, यहाँ तक क्या होता है, ताप घटते जाता है। अब इस रीजन में क्या होगा, ताप स्थिर रहेगा, इस रीजन में क्या होगा, ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ये क्या है, समताप मंडल, समताप यानी समान ताप। समताप मंडल में क्या रहेगा, ताप स्थिर। मध्य मंडल में क्या रहेगा, ताप उच्च, फिर ताप क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। फिर जो इधर है क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। आपके जो क्वेश्चन आएंगे कि पहले क्या होता है, ताप, पहले क्या होता है, पहले लेयर में क्या होता है, ताप घटता है कि बढ़ता है, तो ये लेयर की प्रक्रिया क्या है, नीचे ताप रहेगा लेकिन धीरे धीरे क्या रहेगा, घटेगा। यानी क्षोभ मंडल में क्या होता है, ताप घटता है, तो समताप मंडल में क्या होगा, ताप स्थिर रहता है, लेकिन मध्य मंडल से क्या होता है, ताप बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आपका हायर की समझा, मतलब सरियाने के लिए हायर की लेवल में देगा क्वेश्चन, आपको पूछेगा। क्लियर। अब ये समताप मंडल क्या है, शांत वातावरण है। हवाई जहाज यहाँ क्या क्या होती है, हवाई जहाज, रॉकेट का चलना, ये सब इसी जोन में होता है। किस जोन में होता है, समताप मंडल। समताप मंडल में क्यों ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ टेम्परेचर स्थिर रहती है, कोई हलचल नहीं होता है, तो यहाँ चलाने में आसान होता है। जैसे समताप मंडल से नीचे आता है और क्षोभ मंडल, क्षोभ तो नाम ही है, तो क्षोभ होना शुरू हो जाता है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है एरोप्लेन, और यहाँ ही सबसे ज़्यादा चूक होती है। जितनी सारी दुर्घटनाएं होती है इसी मंडल में होती है। समताप मंडल में ये शुरू में उठाता है, लेकिन एक कांस्टेंट करके समताप मंडल में ही लॉन्ग डिस्टेंस तय करता है, तो समताप मंडल में ही तय करता है, इसलिए कि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है, वो आसानी से चलते जाता है। जब फिर नीचे होने वाला रहता है और जब क्षोभ मंडल में आ जाता है तो वहाँ क्या है, मौसमी हलचल है,
तो यहाँ फिर डिस्टर्ब हो जाता है, तो कहता है एरोप्लेन क्या हुआ, क्रैश हो गया। इसी जोन में सबसे ज़्यादा खतरा है। ऐसे भी मानव जिस जोन में रहेगा तो खतरा ही खतरा है, क्योंकि डिस्टर्ब करता ही है, क्षोभे पैदा करते रहता है दिन भर। गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है। अच्छा, जितने सारे मौसम होते हैं, शरद मौसम ही एक अच्छा मौसम मुझे नज़र आता है। इसके बाद न शीत अच्छा है न ग्रीष्म अच्छा है, ग्रीष्म में भी बहुत गड़बड़ होता है, और गर्मी तो और बेकार ही है, और ठंडा बेकार ही है, वर्षा बेकार ही है। तो सबसे बढ़िया कौन है, शरद ही है थोड़ा बहुत, बाकी सब बेकार हैं। तो क्षोभ मंडल क्षोभ पैदा कर दिया, समताप मंडल क्या हो गया, समताप ओजोन गैस की प्रधानता होती है सबसे ज़्यादा इसी में, किस में, ओजोन गैस। आप क्वेश्चन खोजते खोजते नहीं खोजिएगा कि ओजोन मंडल कहाँ होता है। ओजोन मंडल इसी में होता है, समतापे मंडल में होता है, ऊपर में होता है, ऊपर में होता है। हाँ, मध्यमंडल कहने का मतलब कि नीचे होता है, लेकिन इसके ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है ओजोन लेयर, ऊपर ही ना रहेगा, ओजोन गैस ऊपर ही ना रहेगा। आइए ना, सब लिखा हुआ है। मध्यमंडल, ओजोन गैस के बारे में नहीं उसमें लिखा हुआ है। चलिए, मध्यमंडल, मध्यमंडल में एक होता है उल्का, उल्का पिंड, उल्का तो ऊपर ही रह जाएगा, उल्का पिंड मध्यमंडल में ही गिरता है। उल्का पिंड कहाँ पढ़े थे, सौर मंडल में पढ़े थे। हम बोले थे कि उल्का पिंड गिरते हैं, कहाँ गिरते हैं, ध्रुव पर ही गिरते हैं, बोले थे ना। अब यहाँ पर आइए, यह वायुमंडल की तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं और इसमें ताप ह्रास होता है। यानी क्या होता है, ताप ह्रास हो जाता है। एक मिनट, ये पिक्चर देखने दीजिए। यही है, यही मध्यमंडल है। तो इसका मेन कैरेक्टर क्या है, ताप ह्रास। मध्यमंडल का इसका मेन कैरेक्टर है ताप स्थिर, इसका मेन कैरेक्टर है ताप वृद्धि। ये मेन का ताप घटता है। यहाँ पर कुछ कारण से ताप ह्रास हो जाता है इस जोन में। ये क्या है, ताप स्थिर है ना, यहाँ पर ताप बढ़ना शुरू होता है लेकिन क्षय होता है। ये नहीं कि यहाँ पर इस जोन में क्या होता है, कुछ घटता है कुछ बढ़ता है, तो इसको हम क्या करेंगे, औसत क्या करेंगे, ताप ह्रास करेंगे। लेकिन यहाँ से इसके बाद से क्या होगा कि पूरा ताप इंक्रीज हो जाएगा। समझिए, कोई दिक्कत? हाँ, ये क्षोभ सीमा है, समताप सीमा है, मध्य सीमा है। अब तिरछे इसलिए दिखा रहा है, हाँ हाँ, ये तिरछे चल रही है। ये आपके पोजीशन किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये शायद यहाँ तो मेंशन नहीं किया है, एनसीईआरटी में डिटेल देखेंगे। ये जो आपका ये डॉटेड सीमा है, ये क्षोभ सीमा है। क्षोभ सीमा दो मंडल के बीच 2 किलोमीटर का लेयर होता है। ये आपको पूछेगा 2 किलोमीटर का लेयर होता है, कौन होता है, ये क्षोभ सीमा होता है। समताप सीमा जो होता है ये भी 2 किलोमीटर का रेंज होता है। मध्य सीमा होता है, यानी मध्य सीमा वायुमंडल और मध्यमंडल के बीच में होगा, ये भी 2 किलोमीटर का रेंज होगा। और ये वायुमंडल और बहिर्मंडल का जो मध्य सीमा होगा, ये भी आपके क्या हो गए, 2 किलोमीटर का रेंज होगा। समझ गए? ये जो सीमा है जिसको हम कहते हैं पॉज, यानी आप स्ट्रेटोपॉज कहेंगे, टोपोपॉज कहेंगे, इसी तरह से पॉज कहलाता है। तो इस समताप सीमा ये क्या है, 2 किलोमीटर का रेंज रहेगा। 2 किलोमीटर तक क्या होगा, बफर जोन जो कहते हैं, बफर स्टेट पढ़े हैं ना, बफर स्टेट नहीं पढ़े हैं। 2 स्टेट के बीच ऐसा लेयर होता है, ऐसा परत होता है जहाँ पे दोनों का जो होता है
क्षेत्र सीमा का आदमी रहता है, उसको हम कहते हैं बफर स्टेट। यानी इतना रेंज तक वो क्या होगा, हम तुरंत नहीं एट रैंडम हम सीमा नहीं कर लेते हैं कि यहाँ के बाद रहेगा तो पकड़ा जाएगा। ये हम कुछ सीमा का निर्धारण करते हैं, जो इसका भी प्रभाव इसमें आएगा, इसका भी प्रभाव इसमें आएगा। तो इसी को हम कहें, इसको हम क्या कहें, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा कहने का मतलब है कि समताप सीमा का भी कुछ प्रभाव आता है और क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल का भी कुछ प्रभाव आता है क्षोभ सीमा। हाँ, बॉर्डर, बॉर्डर, सही बात है। जैसे आप जो पार्टीशन डाल दीजिएगा तो पार्टीशन डाल दीजिएगा, वही लाइन तक थोड़ी ही रहता है पार्टीशन, दोनों का रहता है, दोनों का प्रभाव रहता है कि नहीं प्रभाव। अरे आप समझिए ना, आप अपने बेटा बेटी कहीं लीजिए ना, तो ये क्या रहेगा, दोनों का प्रभाव रहेगा। आपको किसी का एक का ले लीजिएगा तो थोड़ी होगा, दोनों का प्रभाव रहता है। अब कहिए कि दादा दादी और नाना नानी, अब बच्चा जो आपका है दादा दादी और नाना नानी, तो ज़्यादा जिधर घुला दीजिएगा उधर हो जाएगा। हम इधर घुला दे रहे हैं, यानी क्षोभ मंडल की तरफ घुमा दे रहे हैं, तो क्षोभ मंडल सीमा में जो है ज़्यादा क्षोभ मंडल का रहेगा। ऊपर जाएंगे तो उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहेगा। क्लियर। यानी आप अपने घर में बेटा बेटी को ज़्यादा नाना नानी के पास रखिएगा तो ज़रूर है कि नाना नानी से जुड़ा हुआ रहेगा, दादा दादी के पास रखिएगा ज़रूर है कि दादा दादी के पास जुड़ा रहेगा। ये आपका क्या करता है, बफर जोन का काम करता है। आइए यहाँ क्लियर हुआ, नहीं क्लियर होगा तो दिक्कत हो जाएगा। बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है। बाह्य वायुमंडल क्या होता है, आपके मध्यमंडल के बाद वाला भाग होता है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। ताप ह्रास कहाँ देखे थे, मध्यमंडल में, लेकिन यहाँ ताप ह्रास नहीं होगा, यह क्या करेगा, बढ़ते चला जाएगा। और यहाँ बढ़ने का कारण क्या होता है, आयन मंडल, यानी जितने सारे रेडियो वेव्स इसी जोन में रहते हैं। रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगे जो होते हैं इसी वेव में रहते हैं, और रेडियो तरंग क्या छोड़ते हैं, आयन छोड़ते हैं, आयन रिलीज करते हैं। आयन रिलीज करेगा ना, तो आयन रिलीज करेगा तो जैसे हमने समताप मंडल में ओजोन लेयर को देखे ना, उसी तरह से हम बाह्य वायुमंडल में किसको देखेंगे, आयन मंडल को देखेंगे। यानी बाह्य वायुमंडल जो आपका पार्ट है, इसमें आपके रेडियो तरंगे रहते हैं। रेडियो तरंगे से क्या होता है, आयन रिलीज होता है, और आयन रिलीज होने के कारण हम इस मंडल में, यानी इस मंडल में क्या होते हैं, आयन मंडल, आयन का परत रहता है, इसलिए आयन मंडल कहते हैं। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन जनरली आपके एनसीईआरटी में 80 से आपके 400 फैला हुआ है, आपके एससीईआरटी में दिया हुआ है 450, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 650 रेंज तक इसका फैला हुआ है। समझ गए। लेकिन जो आपको दे रहा है वही आप डाटा रखेंगे। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। अब जो रेडियो तरंगे क्या होता है, पृथ्वी पर परावर्तित कर दिया जाता है, इसका कैरेक्टर है, इसलिए कर दिया जाता है। अब यहाँ पर है, आपको एक केस नहीं है आपके एनसीईआरटी में, न एससीईआरटी में है, लेकिन यहाँ पर 2 ध्रुवीय ज्योति बनती है। यहाँ पे आपके 2 ध्रुवीय ज्योति बनती है। पहली बात जो है, ये ध्रुवीय ज्योति बनती है, एक आपके उत्तर दिशा में बनती है और आपके दक्षिण दिशा में बनती है। आपके दक्षिण दिशा में, एक उत्तर दिशा में बनती है, दूसरा क्या बनती है, दक्षिण दिशा में बनती है। हाँ, वही तो बात बोल रहे हैं पहले, अभी काय लगी, आप सुनिए ना ध्यान से, खाली नींद मत लीजिएगा। वो आप शांत रहिए, खाली सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनते जाइए, उसके बाद भूल जाते हैं। पढ़ती हैं किताब, किताब ने
पढ़े हुए हैं तो भूल कैसे जाती हैं? उसको बार बार रिवीजन कीजिए। अब हम रिवाइज करवा रहे हैं तो याद होगा ना। ये क्यों होता है, कैसे होता है, वही बात तो बता रहे हैं। जो आयन टूटता है, आयन टूटेगा तो मान लिया कि ये ध्रुव में है, ध्रुव में क्या है, ठंड प्रदेश है, वहाँ बर्फ़ ज़्यादा है, तो आयन क्या होगा, उस बर्फ़ में जा कर करके रिजिड हो, कहूँ स्थिर हो जाएगा, जम जाएगा। जहाँ जमेगा, जहाँ चमकीला दिखाई पड़ेगा ना, जहाँ आयन कलेक्ट होगा, जहाँ चमकीला दिखाई पड़ेगा ना, मान लिया कि ये आपका बर्फ़ है, अब बर्फ़ है, आयन टूटा, रेडियो तरंग टूटा, आयन टूटा, इसमें क्या हो गया, जम गया। अब जम गया है वो क्या हो गया, वो आपको चमकीला दिखाई पड़ेगा, जम जाएगा जो क्या होगा, चमकीला दिखाई पड़ेगा। इसलिए इसको, इस चमकीला पार्ट को हम क्या कहेंगे, मान लिया इसमें आयन है, ये क्या हुआ, चमकीला दिखाई पड़ा, चमकीला, ये आयन है, ये आयन है, क्या है, चमकीला दिखाई पड़ा। इतना लेट, इतना लेट अलाउ नहीं है, मत आइएगा इतना लेट। 1:15 में आकर के क्या कीजिएगा, हाँ, इससे बेहतर आप घर चले जाते हैं। ये क्या है, चमकीला दिखाई पड़ा, ये आयन का क्या है, कलेक्शन है। कहाँ पे, ध्रुव पे, ये कहाँ पे, ध्रुव पर है। ये भी कहाँ पे है, ध्रुव पे, उत्तर और दक्षिण में ध्रुव है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यही बात है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर क्या कर दी जाती है, प्रवर्तित कर दी जाती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। समझ गया। अब बहिर्मंडल की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। ध्यान से रखे रहिएगा, पूछेंगे फिर कि किस मंडल में क्या हुआ था। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहेंगे, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत होती है। हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से क्या होती है, अंतरिक्ष का निर्माण होता है। यानी जो आपका बहिर्मंडल है वो क्या करता है, अंतरिक्ष का निर्माण कहाँ होता है, बहिर्मंडल में होता है। वायुमंडल में नहीं होता है। वायुमंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगे रहती है। यहाँ ध्रुवीय ज्योति बनती है, भुला गए थे, इसको हम कहेंगे अरोरा बोरलिस, और इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुव पर जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, अरोरा एस्ट्रलिस। ये कैसे याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, नीचे रहता है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है ना ग्राफ में, तो ये क्या हुआ, अरोरा एस्ट्रलिस हुआ, और ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, अरोरा बोरलिस कहेंगे। क्लियर। ये दो ध्रुवीय ज्योति बनती है, एक उत्तर दिशा में बनती है, उत्तरी ध्रुव पर बनती है, जिसको हम अरोरा बोरलिस बोलते हैं, और दक्षिण दिशा में जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, अरोरा एस्ट्रलिस बोलते हैं। क्लियर। ये ध्रुवीय ज्योति क्या है, आयन का चमकीला पार्ट है, जो क्या होता है, बर्फ में जा कर के जमा हो जाता है, इस चमकीला दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ध्रुवीय ज्योति कहेंगे। अब बहिर्मंडल की बात हम करते हैं, एक्सोस्फीयर की बात करते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत होती है। पतली परत कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जो गैस है गर्म होकर के हल्की होकर के क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है, और सबसे लास्ट लेयर में ही आपके हीलियम और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, हीलियम कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, और ये अभी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। और सूर्य जो है क्या है, हाइड्रोजन का ही पार्ट है। जो उससे रोशनी निकलती है, जो उससे हीट निकलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज्वाइंट हो रहा है। यानी आपका जो हाइड्रोजन का एक पार्ट हाइड्रोजन का 2 पार्ट है, तो हीलियम का क्या होगा, 4 पार्ट। ये जुड़ते जा रहा है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से जुड़ते जा रहा है, तो डबल होते जा रहा है ना, तो रेडिएशन भी, हीट भी डबल होते जाएगा। तो इन लार्ज हीट होता है सूर्य में, और कहा जाता है कि 6000 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड होता है, उसमें हीट होता है। वहाँ पर कोई भी जाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा।
जितना आपके पृथ्वी के गर्भ में होता है, मेंटल में होता है, उससे ज़्यादा आपके सूर्य के तपन में होता है। समझ गए? जिसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर, उस चारों तरफ के लेयर को हम क्या कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ के लेयर को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। चलिए, ये क्लियर हुआ। ये हम दर्शाए हैं कि उपग्रह कहाँ पे रहते हैं। उपग्रह कहाँ पे रहते हैं? तो उपग्रह कहाँ पे रहेंगे? सैटेलाइट कहाँ पे रहेंगे? अंतरिक्ष में रहेंगे। अंतरिक्ष में रहेंगे, यानी 650 किलोमीटर के बाद, 650 किलोमीटर के बाद कहाँ पे आ रहे हैं पहले ये देख लीजिए। ये आप पिक्चर में देखिएगा, पिक्चर शुरू है आपके एससीईआरटी एनसीईआरटी का पिक्चर शुरू है। कहाँ से है? ये आपके यहाँ से ऊपर जो दिया हुआ है बहिर्मंडल का दिया हुआ है, यानी एक्सोस्फीयर का दिया हुआ है। समझ गया? तो यही आपके एक्सोस्फीयर में ही सारा काम होता है। इसमें सैटेलाइट रखा जाता है। इसमें क्या होता है? एक्सोस्फीयर में क्या होता है? सैटेलाइट। एक्सोस्फीयर में क्या होता है? सैटेलाइट। अब सैटेलाइट दो प्रकार का होता है। एक आपका पोलर सैटेलाइट होता है, ध्रुवीय उपग्रह होता है, और दूसरा होता है भूस्थैथिक उपग्रह होता है। भूस्थैथिक यानी ये होता है पोलर सैटेलाइट होता है, पोलर सैटेलाइट होता है, और दूसरा होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। ध्रुवीय उपग्रह में क्या होता है? क्या लिखा है? 700 से 1100 किलोमीटर होता है। 700 किलोमीटर रेंज से 1100 किलोमीटर रेंज तक क्या होता है? एक मिनट, इसको मिटाने दे। चलिए, यहाँ पे हम देखें 700 से 1100 किलोमीटर, यहाँ पर हम देखेंगे 1100 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आता है 36,500 या अप्रोक्स 36,000 किलोमीटर तक जो होता है कौन सा सैटेलाइट डाला जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को डाला जाता है। और छोटा मोटा जो सैटेलाइट होता है पोलर सैटेलाइट होता है, जो किस रेंज तक डाला जाता है? 700 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर। जितने सारे जो आप आर्यभट्ट ये समझो सैटेलाइट है जो इस रेंज पर डाला गया है। समझ गए? जितने सारे सैटेलाइट डाले जा रहे हैं इस रेंज पे डाले जा रहे हैं। क्लियर? 36,000 मिनिमम लेवल होना चाहिए। इससे नीचे यहाँ 1100 से 36,000 किलोमीटर, यानी इसके ऊपर जब जाएगा तो ये दिक्कत में पड़ जाएगा, यानी इस रेंज तक इसको डाल देना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं?